नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये कहानी दो परिवारों की है। एक परिवार रोशनलाल का है और दूसरा परिवार उमेश शर्मा का। दोनों परिवार पड़ोसी थे, इसलिए उनमें घनिष्ठता थी और एक दूसरे के घर आना जाना था। रोशनलाल की पत्नी का नाम निर्मला और नीरू था, तो उमेश की पत्नी का नाम निशा था। एक दिन निशा ने रोशनलाल को फ़ोन किया। भाई साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। निशा का स्वर गंभीर था, परंतु रोशनलाल ने बात की गहराई न समझकर सामान्य रूप में लिया और निशा से कहा, एक नहीं 10 बातें करो निशा। तो निशा ने कहा कि बात ऐसी है कि फ़ोन पर करना उचित नहीं है। ये कहते हुए निशा के स्वर की गंभीरता बढ़ गई। वह बात मैं आपसे अकेले में करना चाहती हूँ, इसलिए आप ऐसे वक्त आएँ जब उमेश घर पर ना हो। ऐसी क्या बात है निशा? अब रोशनलाल सोच में पड़ गए और उन्होंने निशा से कहा, निशा फिजूल का सस्पेंस मत क्रिएट करो। पूरी बात नहीं बता सकती तो हिंट ही दे दो। तब निशा बोली, भाई साहब, कहा ना आपसे कि अकेले में मिलने पर ही उस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। प्लीज़ पहली फुर्सत में मुझसे आकर ज़रूर मिलें, मैटर सीरियस है। कहने के बाद निशा ने फ़ोन काट दिया। रोशनलाल की गहरी सोच हो गई। ऐसी क्या बात है जो निशा उमेश की अनुपस्थिति में मिलना चाहती है? रोशनलाल साफ सुथरी तथा स्वस्थ सोच वाले व्यक्ति थे। कोई गंदी सोच वाला होता तो उसके मन में पहला और आखिरी ख्याल यही आता कि लगता है कि निशा को मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए पति की अनुपस्थिति में उसने मुझे बुलाया है और अकेले में वह मोहब्बत का इजहार करने वाली है। 42 वर्षीय रोशनलाल यादव राजस्थान में जयपुर की तहसील कोटपुतली के गांव पवान के मूल निवासी थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उनकी नियुक्ति सिटी बैंक में हो गई। नौकरी लगने के बाद सन 2004 में परिजनों ने उनका विवाह निर्मला और नीरू से कर दिया। वह पवान से 20 किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली थी। विवाह के समय नीरू 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। रोशनलाल जब नीरू को देखने उसके घर गए थे, तब उसने रोशनलाल से साफ कह दिया था कि शादी के बाद मैं आपका घर संभालूंगी ही, पढ़ाई भी जारी रखना चाहूँगी। तो रोशनलाल ने वायदा किया कि विश्वास रखो, मैं तुम्हारी शिक्षा में कभी बाधा नहीं बनूंगा, जितना पढ़ना चाहोगी पढ़ाऊंगा। और रोशनलाल ने निर्मला और नीरू से जो वायदा किया उसे निभाया। शादी के बाद नीरू को MA तक पढ़ाया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कराया। 8 वर्ष पूर्व रोशनलाल की पोस्टिंग जयपुर में हुई। तब वह प्रमोट होते होते मैनेजर रैंक के समकक्ष पहुंच चुके थे, इसलिए लोन मैनेजर के पद पर उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा पर स्थित सिटी बैंक शाखा में हुई। व्यावसायिक वाहन हो या निजी लोन, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रोशनलाल की। नौकरी करने के अलावा रोशनलाल जरूरतमंदों को ब्याज पर बड़ी बड़ी रकम कर्ज देते थे, इससे भी उन्हें अच्छी आय होती थी। जयपुर स्थानांतरित होने के बाद कुछ महीने रोशनलाल अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहे, फिर निजी मकान का सपना साकार करने में जुट गए। रोशनलाल के पास पैसे की कमी नहीं थी, अतः उन्होंने गणेश नगर विस्तार में प्लाट खरीदकर भवन निर्माण आरंभ करा दिया। जिन दिनों रोशनलाल ने भवन निर्माण आरंभ करा दिया, वहीं बगल वाले प्लाट पर उमेश शर्मा भी अपना मकान बनवा रहा था। 38 वर्षीय उमेश शर्मा उत्तर प्रदेश के नगर फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसके परिवार में एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई राहुल था। लगभग 15 वर्ष पूर्व उमेश शर्मा ने शास्त्रीपुरम आगरा निवासी निशा से प्रेम विवाह किया था।
शादी के बाद बेहतर भविष्य की तलाश में उमेश जयपुर में बस गया। जयपुर में उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ ठेकेदारी शुरू की। उसके यह दोनों काम चल निकले और उसने खूब पैसा कमाया। बाद में उसने गणेश नगर विस्तार में प्लाट खरीदकर भवन निर्माण आरंभ करा दिया। उमेश और रोशनलाल दोनों अपना अपना मकान बनवा रहे थे, इसलिए उनमें परिचय होना स्वाभाविक था। यूं भी हर कोई जानना चाहता है कि उसका पड़ोसी कैसा है, क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसे हैं। मकान बनते बनते परिचय दोस्ती में बदल गई। साल भर में उमेश व रोशनलाल के आलीशान मकान बनकर तैयार हो गए तो उन्होंने अलग अलग पुरोहितों से गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। तो इत्तेफाक यह रहा कि दोनों का मुहूर्त एक ही दिन एक ही समय का निकला। उमेश व रोशनलाल ने अपने अपने स्तर और अपनी अपनी इच्छा तथा रुचि के अनुसार गृह प्रवेश किया। दूसरे दिन उनका सामान भी नए मकान में शिफ्ट हो गया। उसके बाद दोनों परिवार नए मकान में आबाद हो गए। उमेश के परिवार में पत्नी निशा के अलावा एक बेटी थी, जबकि निर्मला 3 बच्चों की मां थी। निशा व निर्मला का परिचय भवन निर्माण के दौरान हो गया था और जब वह पड़ोस में रहने लगी तो आपस में उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया। एक ओर पत्नियों के संबंध प्रगाढ़ हुए तो दूसरी ओर पतियों की भी घनिष्ठता हो गई। उमेश व रोशनलाल दोनों ही शराब के शौकीन थे, इसलिए शाम को वे अक्सर साथ बैठकर जाम लड़ाने लगे। शराब की महफिल अधिकतर रोशनलाल के घर पर जमती थी। कारोबार के लिए उमेश को जब भी बड़ी रकम की जरूरत होती, रोशनलाल से बेहिचक मांग लेता। उमेश को पैसा देने में रोशनलाल भी एक पल की देर नहीं करते, फौरन अपनी सेठ से मांगी गई राशि निकाल कर उमेश को दे देते। उमेश के पास कहीं से पैसा आता तो वह रोशनलाल का ब्याज सहित पैसा चुका देता। दोनों परिवार पड़ोसी नहीं, एक कुनबे की सदस्य की तरह हंसी खुशी रह रहे थे। रोशनलाल की पुत्रियां जिस स्कूल में पढ़ती थीं, उमेश ने अपनी बेटी का दाखिला भी उसी स्कूल में करा दिया। सब कुछ मजे से चल रहा था कि उस दिन निशा के एक फोन ने रिश्तों को नया मोड़ दे दिया। रोशनलाल को दिन भर टेंशन बनी रही कि आखिर निशा ने ऐसा फोन किस लिए किया। वह मुझसे कौन सी ऐसी बात करना चाहती है जिसमें उमेश की अनुपस्थिति जरूरी है। बहुत सोचने के बाद भी रोशनलाल कोई अनुमान नहीं लगा सके। जैसे तैसे दिन बीता। रोशनलाल बैंक से बाहर निकले तब भी उनके जहन में निशा की बातें गूंज रही थीं। उन्हें लग रहा था कि जब तक वह निशा से मिलकर उसकी बात नहीं सुन लेंगे, चैन नहीं मिलेगा। अतः कार में बैठते ही रोशनलाल ने उमेश का नंबर डायल किया। हेलो उमेश, आप कहाँ हैं? बिजनेस मीटिंग में हूँ, बताने के बाद उमेश ने पूछा, कोई काम था? नहीं। तब रोशनलाल ने पूछा कि कब तक घर लौटेंगे? 9 बजे के आसपास। उमेश ने यह कहते हुए फिर अपना प्रश्न दोहराया। कोई काम हो तो बताएं, मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं, काम नहीं है। मेरा मन आपके साथ बैठकर हलक गीला करने का था। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उमेश हंसा। रात ठीक 9 बजे बंदा आपके घर हाजिर हो जाएगा। इसके बाद दोनों ओर से फोन काट दिए गए। रोशनलाल ने राहत की सांस ली। शराब पीने की बाबत उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। वो तो उमेश की वापसी के बारे में जानने के लिए उन्होंने जाम लड़ाने का बहाना बना लिया था। उमेश से बात करने के बाद रोशनलाल ने सोचा कि निशा के घर जाकर बात करने का यही सही मौका है। इसके बाद रोशनलाल ने निशा को फ़ोन करके बता दिया कि वह उसकी बात सुनने आ रहे हैं। कुछ देर में रोशनलाल निशा के घर पहुंचे तो वह इंतजार करती मिली। औपचारिक अभिवादन के बाद सोफे पर वे आमने सामने बैठ गए। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, जिसे तोड़ने की पहल रोशनलाल ने की। निशा, मैं आ गया, बताएं क्या कहने के लिए बुलाया है। तब निशा ने कहना शुरू किया कि भाई साहब,
किसी पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास करना कभी कभी बेहद घातक हो जाता है। निशा ने अपनी बात कहने के लिए भूमिका बनाई और फिर आगे बोली कि करते दूसरे हैं पर भोगना दूसरों को पड़ता है। निशा, आपकी बातें मुझे उलझा रही हैं। रोशनलाल स्वयं को असहज महसूस करने लगे। आप साफ तौर पर बताओ, क्या कहने के लिए मुझे बुलाया है? भाई साहब, हम दोनों के घर खतरे में हैं। रोशनलाल की पेशानी पर बल पड़ गए। हमारे घर खतरे में हैं? मतलब? कुछ पलों के लिए निशा रोशनलाल की आंखों में देखती रही, फिर एक झटके में मन की बात कह दी कि मेरे पति और आपकी पत्नी के बीच रोमांस चल रहा है। यह खबर रोशनलाल के सिर पर बम फटने जैसी थी। उसने कहा, निशा, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मेरी बात हवाई नहीं, हकीकत है। निशा बोली, मैं अपने पति पर लगाम लगाने की कोशिश में हूँ। इसके लिए कई बार उनके हाथों से पिट भी चुकी हूँ। आप भी नीरू जी को समझाइए, अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो हमारा घर टूटना तय है। आपको यह जानकर और भी तगड़ा झटका लगेगा कि वे शादी करने का मंसूबा बना रहे हैं। अब रोशनलाल मानो मनहूस सन्नाटे से घिर गए और अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नीरू उनके साथ बेवफाई कर सकती है। निशा के कलेजे में आग लगी हुई थी। अपनी रोह में उसने बोलना जारी रखा, मैं तो कोशिश में लगी हुई हूँ। आप भी कोशिश करके अपना घर बचाइए। उमेश के सामने यह सारी बातें मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए आपको तब मिलने को कहा जब वह घर में ना हो। रोशनलाल के वजूद पर छाया सन्नाटा बढ़ गया। पिछले कुछ समय से वह निशा और निर्मला और नीरू के बीच तनाव भी साफ महसूस कर रहे थे। यह भी नोट किया था कि उन दोनों का रिश्ता पहले जैसा गर्म और जोशीला नहीं रह गया था। रोशनलाल ने पहले कभी इस बात पर विशेष गौर नहीं किया था। निशा की जुबान खुली तो दोनों के तनाव की असल वजह समझ में आई। निशा से बात करने के बाद रोशनलाल अपने घर आ गए। निर्मला ने पति के चेहरे पर तनाव देखा तो पूछा, क्या बात है, आप टेंशन में नजर आ रहे हैं? सामने ही तीनों बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे और ये बात ऐसी थी कि रोशनलाल बच्चों के सामने नहीं कर सकते थे। अतः वह निर्मला को बेडरूम में ले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद करके बोले, ईश्वर साक्षी है नीरू, मैंने तुमको बहुत चाहा, तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझा। तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था। यह सुनकर निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसा धोखा? किस धोखे की बात कर रहे हो? निर्मला चौंक कर बोली, 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद तुम उमेश के संग इश्क लड़ा रही हो। यह धोखा नहीं तो और क्या है? निर्मला के चेहरे का रंग पहले ही उड़ गया था। अब बदहवासी की परछाइयाँ भी तैरने लगीं। तब रोशनलाल ने उस पर एक और चोट की। नीरू, मैं सब कुछ जान गया हूँ, इसलिए झूठ का सहारा लेने या कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। कुछ देर तक निर्मला सिर झुकाए खामोश खड़ी रही, फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, जो तुमने सुना सच है। निर्मला के इन शब्दों से रोशनलाल के दिल पर घूंसा लगा। बहुत मुश्किल से वह दर्द सह पाए और धीमे से बोले, तुमको चाहने, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीवी और बच्चों के सुख और खुशियों के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं, और तुमने मेरे संग बेवफाई की। नीरू, तुमने ऐसा क्यों किया? तो निर्मला ठंडी सांस लेकर बोली, इस दुनिया तथा जीवन में बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसान करना नहीं चाहता मगर हो जाते हैं। मैं भी बेवफा और पतित नहीं होना चाहती थी मगर हो गई। कैसे हो गई? रोशनलाल के शब्दों से उसके दिल का दर्द छलक रहा था। जरा मैं भी तो सुनो। अब भेद खुल चुका था। निर्मला ने जीवन की भली बुरी कोई बात पति से नहीं छुपाई थी, बस उमेश से हुई अपनी आशिकी गुप्त रखी थी। यह भेद भी अब उसने खोलने का निश्चय कर लिया।
सन 2016 में गणेश नगर विस्तार में रहने वाले 4 परिवार गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिन के लिए शिमला गए थे। उनमें 2 परिवार उमेश और रोशनलाल के भी थे। सब खूब घूमे फिरे, खूब मस्ती की। चारों परिवारों में रोशनलाल ही सबसे सुस्त था। इस सुस्ती के पीछे उसकी सोच थी, मौज मजा करने की अब उम्र मेरी थोड़े रह गई है, बच्चों को लेकर आया हूँ वही मौज करें। अतः वह कभी एक किनारे बैठा रहता तो कभी होटल के कमरे में पड़ा रहकर शराब की चुस्कियाँ लेता रहता। शिमला में जो काम रोशनलाल को करना था वह उमेश ने किया। उसने निर्मला को पहाड़ पर खूब घुमाया, जमकर मौज कराई। निर्मला की खुशी उसकी इच्छा अनिच्छा का भी भरपूर ख्याल रखा। और तभी निर्मला के मन में पहली बार ख्याल आया, काश मेरी शादी जोश के धनी उमेश से हुई होती। इस विचार मात्र से निर्मला उमेश के आकर्षण में बंध गई। वह दिन में अकेली होती या रात को सोने के लिए करवटें बदल रही होती, तब भी उमेश के ख्याल उसे बेचैन करने लगती। मन में वही पुरानी कसक उठने लगती, काश मेरी शादी उमेश से होती तो जीवन के इस पड़ाव पर भी दाम्पत्य रुमानी होता, जिंदगी में कुछ भी रूखा फीका नहीं होता, सेक्स लाइफ में पतझड़ का मौसम कभी आता ही नहीं, दूर दूर तक जोश व खुशियों की हरियाली ही हरियाली होती। उमेश के मन में क्या है निर्मला को नहीं पता था। अपने बारे में वह केवल इतना जानती थी कि आकर्षण की डोर उसे उमेश के निकट खींचे ले जा रही है। इसी बीच निर्मला के भाई की मृत्यु हो गई। भाई की मौत बहन के लिए असहनीय सदमा होता है। निर्मला भी शोक के सागर में डूब गई। निर्मला को समझाने और जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाने तथा सदमे से उबारने के लिए उमेश रोजाना सुबह शाम उसके घर आने लगा। उमेश को देखते ही निर्मला रोने लगती। रोते रोते उमेश की छाती पर सिर रख देती और सांत्वना देने के लिए उमेश उसके सिर से पीठ तक हाथ फिराने लगता। जवान और सुंदर पड़ोसन की पीठ से कमर तक कोई सुबह शाम हाथ फिराए तो वह कब तक अपने संयम को नियंत्रण में रख सकता है। स्पर्श से उमेश के रक्त में कामना के कीटाणु भ्रमर करने लगते। उसका हाथ पीठ व कमर से फिसल कर नितंबों तक पहुंचने लगा। उसके बाद उंगलियां मांसल नितंबों पर पहुंचने लगी। उमेश की इन हरकतों का निर्मला बिल्कुल विरोध नहीं करती और उल्टा उसके सीने से और चिपक जाती। उमेश को समझते देर नहीं लगी कि निर्मला भाई को याद करके कम रोती है, बल्कि उससे चिपकने और शरीर पर हाथ फिरवाने के लिए रोने का नाटक करती है। इससे उमेश की हिम्मत और बढ़ गई। वह अपनी सीमाएं पार करने लगा और निर्मला ने उसे बिल्कुल नहीं रोका। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। इस दिन के बाद से तो उनके बीच यह देह मिलन का खेल बराबर खेला जाने लगा। वो फोन पर बातें करने लगे और जब निशा को यह बात पता चली तो उसके बदन में आग लग गई और उसने जब उमेश से इस बारे में पूछा तो उमेश ने उससे कहा कि हाँ ये सच है और अगर उससे ये सब कुछ देखा ना जाए तो वह मायके चली जाए। उसके बाद भी जब निशा ने विरोध किया तो उमेश ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के भय से निशा चुप नहीं हुई। उसने रोशनलाल को सब कुछ बता दिया। प्रेम गाथा खत्म हुई तो रोशनलाल ने पूछा, नीरू झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बताओ अब तुम चाहती क्या हो। निर्मला ने बेझिझक मन खोल दिया कि मैं बाकी की जिंदगी उमेश के साथ गुजारना चाहती हूँ शादी करके। निशा की शौक बनकर रह लोगी। तब उसने कहा कि उमेश ने मुझे दूसरे मकान में रखने का वादा किया है। रोशनलाल के दिल पर बिजली सी गिर रही थी, लेकिन कर क्या सकते थे। 19 सितंबर 2018 की बात है। उस दिन रोशनलाल को बैंक से निकलने में देर हो गई। वह देर से बैंक से निकले और कार को ड्राइव करते हुए गणेश नगर विस्तार स्थित अपने आवास की ओर चल पड़े। रात 9:10 पर रोशनलाल की कार दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास से गुजर रही थी। तभी एक स्कूटी ओवरटेक करके सड़क पर आड़ी खड़ी हो गई। मजबूरी में रोशनलाल को कार रोकनी पड़ी।
कार रुकते ही स्कूटी पर पीछे बैठा युवक तेजी से उसके पास पहुंचा और कमर से तमंचा निकालकर रोशनलाल पर फायर झोंक दिया। गोली छाती पर लगी। हमलावर ने दूसरी गोली चलाई और फिर स्कूटी पर बैठकर भाग निकला। आसपास के दुकानदार व राहगीर बुरी तरह घायल रोशनलाल को सवाई मानसिंह अस्पताल ले गए। प्राथमिक परीक्षण में ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई तो थाना प्रभारी करधनी मानवेंद्र सिंह चौहान दल बल सहित मौके पर पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद डीसीपी अशोक कुमार गुप्ता भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की जामा तलाशी कराई तो उसके पास से एक ऐसी चीज मिली जिससे उसकी पहचान रोशनलाल के तौर पर हो गई। मोबाइल फोन भी जेब में रखा मिला। अतः चौहान ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी। खबर पाते ही निर्मला आदि अस्पताल पहुंच गए। लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुला ली गई। घटनास्थल के आसपास के प्रत्यक्षदर्शी दुकानदारों ने बताया कि हत्यारे संख्या में 2 थे और स्कूटी पर सवार थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई स्कूटी का नंबर नोट नहीं कर पाया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उनमें वारदात रिकॉर्ड मिली। उससे स्पष्ट हुआ कि हत्यारे वास्तव में 2 थे। फुटेज की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि न तो हत्यारों के चेहरे साफ दिख रहे थे और न ही स्कूटी का नंबर पढ़ने में आ रहा था। छानबीन के बाद पुलिस कार को थाना करधनी ले आई। फिर करधनी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केस की जांच के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई। लूट के लिए हत्या का कोई सबूत नहीं था। रोशनलाल की किसी से रंजिश भी नहीं थी। पुलिस को शक था कि हत्या में किसी करीबी का हाथ है। पुलिस ने तहकीकात की तो निर्मला और उमेश के बीच अवैध संबंधों से उपजे विवाद की बात पता चली। रोशन और उमेश के बीच इसको लेकर हाथापाई भी हुई थी। पुलिस टीम ने उमेश, निर्मला और उनके करीबियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए और सीडीआर निकलवा कर चेक की तो अनेक प्रमाण हाथ लगे। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने निर्मला, उमेश, महेंद्र प्रताप उर्फ टीटू, आकाश रावत और शिवाकांत उर्फ लालू को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशनलाल और उमेश के बीच मारपीट भी हुई। उमेश कुछ भी समझने को राजी नहीं था। निशा ने रिश्तेदारों से दबाव डलवाया तो रिश्तेदारों के दबाव में उमेश गणेश नगर से जगतपुरा वाले मकान में रहने लगा। लेकिन मकान बदलने से दिल नहीं बदले। वे पहले की तरह मिलते रहे, फोन पर बात करते रहे। उमेश निर्मला पर भाग चलने के लिए दबाव भी बना रहा था। रोशनलाल के पैसा बहुत था। प्रॉपर्टी के अलावा उसने 50 लाख से ज़्यादा रकम उसने कर्ज पर दे रखी थी। उमेश ने भी उससे 10 लाख का कर्जा ले रखा था। रोशनलाल के बैंक खाते में बहुत अधिक रकम जमा थी, जिसकी नामिनी निर्मला थी। निर्मला दौलत को लात नहीं मारना चाहती थी। इसके लिए उसने उमेश के साथ मिलकर रोशनलाल की हत्या करा देने का फैसला कर लिया। उमेश ने अपने छोटे भाई राहुल से बात की। राहुल का परिचय शातिर अपराधी पप्पू कश्यप से था। सुपारी के तौर पर राहुल ने बड़े भाई उमेश से 4 लाख ले लिए। इसके बाद राहुल फिरोजाबाद गया और वहां पप्पू से मिलकर उसे सुपारी दे दी। एडवांस के तौर पर 2 लाख दे दिए। बाकी रकम बाद में देनी थी। लेकिन पप्पू जान गया कि उमेश और रोशनलाल दोनों ही मोटी मुर्गी हैं, इसलिए उसने सुपारी की रकम बढ़ाकर 15 लाख कर दी। तब उमेश तैयार नहीं हुआ तो पप्पू ने काम करने से मना कर दिया। उमेश राहुल पर सुपारी की रकम 4 लाख वापस करने का दबाव बनाने लगा कि या तो वह रकम लौटाए या खुद सुपारी पूरी करे। अब राहुल फंस चुका था, क्योंकि पैसा तो धंधे में वो लगा चुका था। उस धंधे में भारी घाटा भी हुआ था, इसलिए उसने खुद सुपारी पूरी करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उसने अपने भांजे मनीष उर्फ सन्नी को साथ देने के लिए तैयार कर लिया।
राहुल को रोशनलाल की दिनचर्या मालूम थी। 19 सितंबर को दोनों ने हत्या कर भी दी। मनीष स्कूटी चला रहा था और राहुल ने गोलियां चलाई थी। पुलिस दोनों की गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते भरोसे और सम्मान पर टिके होते हैं। एक बार ये टूट जाए तो जिंदगी में सिर्फ बर्बादी ही बचती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।